अब हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर फिगर की। तो रेक्टिलिनियर फिगर कहते किसे हैं ये आपको हम बता दें। रेक्टिलिनियर फिगर वह फिगर है जो कि 90 डिग्री पे क्या कहते हैं कि आपस में मिलते हैं, उनको नियमता रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं। कि जिसमें साइड्स जो है 90 डिग्री पे मिले, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सब रेक्टिलिनियर फिगर कहलाएंगे। इसके अलावा क्लोज्ड फिगर जो कि सीधी लाइन सेगमेंट से बनते हैं, सीधे लाइन सेगमेंट से, 2 डायमेंशनल फिगर जो पॉलीगॉन की श्रेणी में आते हैं, उनको हम रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं। अब पॉलीगॉन किसे कहते हैं? पॉलीगॉन के लिए ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व हम बनाए, जैसे कि हमने सीधे सीधे लाइनों से, ऐसे सीधी लाइनों से इस तरह से हमने कोई चीज बना दी, ये ट्रायंगल बन गया। ये क्या हुआ? क्लोज्ड कर्व है, कहीं पे खुला हुआ नहीं है। ए बी सी, ये क्लोज्ड कर्व है, माने बंद आकृति है। बंद आकृति होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर फिगर है, क्योंकि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व जो होगा वह क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, हिंदी में इसको कहते हैं बहुभुज। बहु माने बहु का पता होगा, भुज नहीं। बहु माने बहुत सी, अभुज माने भुजाएं। जिसकी साइड्स बहुत सी हो उसको हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। अब इनके नॉमेनक्लेचर अलग अलग हैं। अगर क्या कहते हैं 3 साइड है, 3 साइड रखा है साइड, तो नाम क्या होगा हमारा? ऑर्निल। अब 3 साइड है तो ट्राइएंगल, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन, 7 साइड है तो हेप्टागन, 8 साइड है तो ऑक्टागन, 9 साइड है तो नैनागन और 10 साइड है तो डेकागन कहलाएगा। ये इस क्लोज फिगर की खासियत होती है। ठीक है, तो पॉलीगॉन क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है जो कि 3 साइड से शुरू होता है, क्योंकि 2 साइड पे क्लोज फिगर बनता ही नहीं है। ठीक है, द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू 2 नॉन consecutive vertices of a polygon are called diagonals। जो ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि 2 अक्रमागत, जैसे हमने यहाँ पे ये बना दिया, और इसके आमने सामने की भुजाओं को मिलाने वाले, वर्सेस को मिलाने वाले जो रेखाएं सेगमेंट है, ये जो है और ये जो है दूसरी रेखा ए बी सी डी, इसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल्स कहेंगे। डायगोनल्स, इसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल्स कहते हैं। डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण। इसको हम विकर्ण या डायगोनल कहते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें है, अगली बात जो आपको पढ़नी है अपने क्लास में, वह है द पॉलीगॉन none of whose diagonal lie in a interior is called convex polygon। अगर किसके डायगोनल क्या कहते हैं कि इंटीरियर भाग में नहीं पड़ते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? कन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। और अगर इंटीरियर भाग में पड़ते हैं तो कनकेव पॉलीगॉन कहलाता है। ये आप लोग कक्षा 8 में सीबीएसई वाले पढ़े थे, ये आपको अभी पढ़ना है। कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगॉन की स्थिति जान जाइए। अगर इंटीरियर भाग में, इसमें क्या है? ये इंटीरियर भाग में पड़ा हुआ डायगोनल, डायगोनल बाहरी भाग में स्थित नहीं है। अगर ये इस तरह का फिगर होता, ऐसे करके आता, और इसका एक डायगोनल जो है बाहरी भाग में पड़ जाता कहीं, तो वह क्या कहलाता? कनकेव पॉलीगॉन कहलाता। बात समझ लो, अगर डायगोनल अंदर के भाग में पड़े हैं तो कन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। कह रहा है कि द पॉलीगॉन नन ऑफ व्हिच डायगोनल्स लाई इन इट्स एक्सटीरियर इज कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर क्या कहते हैं कि अगर सारे डायगोनल, कोई भी डायगोनल बाहरी भाग में स्थित नहीं है तो कन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। और अगर डायगोनल बाहरी भाग में स्थित हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कनकेव पॉलीगॉन कह देंगे। ठीक है, द पॉलीगॉन व्हिच एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल लाइज, कम से कम एक डायगोनल क्या हो? वह बाहरी भाग में स्थित हो,
तो उसको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे, उसको हम कनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। कनकेव और कन्वेक्स में समझ लीजिए, कन्वेक्स में पॉलीगॉन में क्या होगा, डायगोनल इंटीरियर भाग में होंगे सारे डायगोनल, और कन्वेक्स पॉलीगॉन में जो होगा वो डायगोनल जो होगा वो एक डायगोनल कम से कम आपका एक्सटीरियर भाग में चला जाएगा। कोई भी एक डायगोनल अगर एक्सटीरियर भाग में जाता है तो वहां पे कन्वेक्स कनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा। और कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा होगा, जिसमें कि डायगोनल सब अंदर के भाग में स्थित होंगे। ये दूसरी बात आई। फिर अगला जो है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन के लिए एक फार्मूला दिया गया है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग हम कैसे निकालेंगे, तो ये होता है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। किसी भी पॉलीगॉन के सभी इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ये क्या कहलाएगा, सभी इंटीरियर एंगल्स का जोड़ करें तो ये इस फार्मूले पे हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आपको बता दें, अगर हम निकालते हैं इस फार्मूले पे अगर सभी इंटीरियर एंगल्स का जोड़, तो इंटीरियर एंगल्स के अंदर क्या क्या आएगा कि अगर इंटीरियर एंगल हम लेते हैं, जैसे हमने लिया ट्राइंगल के स्थिति में, ट्राइंगल where n is equal to side number of sides, where n is equal to number of sides, number of sides, n का मान क्या है, नंबर ऑफ साइड को डिनोट करता है, कितनी साइड्स है ये n को डिनोट करता है। n क्या कर रहा है, नंबर ऑफ साइड को डिनोट कर रहा है। अब आप जान जाइए कि जब ट्रायंगल की केस में लेंगे तो n बराबर हो जाएगा 3 और सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा 2 × 3 - 4 इंटू 90, दिस इक्वल टू हो जाएगा 4 3 2 6 - 4 इंटू 90, ये हो जाएगा 2 इंटू 90 बराबर 180 डिग्री। यानी कि ट्रायंगल के केस में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू होता है 180 डिग्री, हमको पहले से ही मालूम है। और कैसे आया ये हमने आपको बता दिया फार्मूले पे। अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं, सर अब तुम बोले सर ट्रायंगल तो हम दिखा दिए, रेक्टेंगल दिखाइए, तो रेक्टेंगल में n बराबर हो जाएगा 4 और 4 की कंडीशन में क्या हो जाएगा 2 × 4 - 4 इंटू 90, ये बराबर हो जाएगा 4 2 8 8 - 4 इंटू 90, दिस इक्वल टू 4 इंटू 90, 8 - 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 और 9 चौके 36 360 डिग्री इसका एंगल आ जाएगा। 360 डिग्री रेक्टेंगल के केस में हो जाएगा। इसी तरह पेंटागन का एक और रिसर्च करके आपको दिखा दे रहे, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। 5 साइड्स की कंडीशन में हम क्या करेंगे, 5 साइड्स अगर n लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × n - 4 इंटू 90, तो n की जगह यहाँ 5 लिख देंगे, 5 दूनी 10 में से 4 गया 6 × 90 और 90 का 6 से गुणा करेंगे 9 × 6 = 54 540 डिग्री। तो इस तरह हम विभिन्न रेक्टिलिनियर फिगर्स के इंटीरियर एंगल्स का जोड़ हम इस फार्मूले का उपयोग करके याद कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा 2n - 4 इंटू 90। कहीं कहीं क्या करता है 2n नहीं देता है, इस फार्मूले को दूसरे रूप में क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते, लिखते हैं n - 2 इंटू 180। ये भी फार्मूला उपयोग किया जाता है किताब में और ये वाला भी प्रयोग किया जाता है किताब में। ठीक है, आपको जो भी सुविधाजनक लगे दोनों में से उसको आप याद कर लीजिएगा और याद करके उसी का प्रयोग करिएगा। n का मान ध्यान रखिएगा कि n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। और इस तरह विभिन्न पॉलीगॉन्स के विभिन्न बहुभुजों के अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये फार्मूला दिया गया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग करके हम इसको इंटीरियर एंगल्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और आपको बता दें, अब इस पे हम नंबर ऑफ साइड्स भी निकाल सकते हैं। अगर यदि है 540 अंक से टोटल जोड़ नंबर ऑफ साइड्स बताइए, तो हम इसी फार्मूले के बराबर 540 दिखाकर
नंबर ऑफ साइड्स की संख्या हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए एक चीज और पूछ जाएगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन जो होता है, वह जो होता है उसका मान जो होता है 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का मान 360 डिग्री होगा। अगर हमने ये ट्राइंगल लिया है, इसके एक्सटीरियर एंगल्स बना दिए हमने, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तीनों को जोड़ दिया जाए तो 360 डिग्री आएगा। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन थ्री 360 डिग्री। इसको ध्यान रखिएगा, किसी भी रेक्टिलिनियर फिगर में, किसी भी बहुभुज में जो बहिष्कोणों का मान होता है, बाहरी कोणों का योग, चाहे हम इस तरह से हेक्सागोन बना दें तो इसके भी एक्सटीरियर एंगल का जोड़ जो होगा वह क्या होगा, 360 डिग्री ही आएगा, उससे अधिक नहीं आएगा। ये मत सोचिएगा कभी कभार, ये हम कल एक बार लड़के से चर्चा कर रहे थे कि कभी कभार पूछ दिया जाता है, जैसे एक्सटीरियर एंगल ये है, सॉरी ये ऐसे आएगा, ऐसे चला गया, 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 ऐसे चला गया। ये इसके एक्सटीरियर एंगल है जो हम बाहर बना रहे हैं। हेक्सागन है, उस कंडीशन में भी इसके एक्सटीरियर एंगल का 6 एक्सटीरियर एंगल जोड़ेंगे तो 360 अंश के बराबर आएगा। तो ये बात ध्यान रखना है हमको कि जब भी एक्सटीरियर एंगल्स निकालने की बात आएगी तो वह क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वह 360 अंश के बराबर ही आएगा। 360 से एक भी अंश कम या एक भी अंश ज्यादा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। कभी कभार होता क्या है कि तुमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन इक्वल टू 360 डिग्री, फाइंड द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द डेकागन। तो दशभुज की कितने एक्सटीरियर एंगल का मान क्या होगा, तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि 5 भुजाएं थी तो 360 दिखाया है, 10 भुजा बना दिया, वहां लिख देगा 720 अंश। तो 720 को हम टिक मार देते हैं। टिक मारने पे क्या होता है, हमारा सवाल गलत हो जाता है। हमको ये ध्यान रखना है 10 नहीं, उसकी 1000 भुजा हो, 1000 साइड्स हो, 2000 साइड्स हो, तब भी उसके एक्सटीरियर एंगल का मान क्या होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री से अधिक कभी नहीं आएगा। ये हमको ध्यान रखना, क्योंकि इंटीरियर एंगल में तो हमको फार्मूला मालूम है, याद कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन एक्सटीरियर एंगल के मामले में हम क्या करते हैं, फार्मूला हमको नहीं दिया गया है, सीधे मान दिया गया है 360 अंश, तो वहां पे भी हम भुजा का मान निकालते हैं। अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं। अब हमारे पास आता है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन है जिसके सभी साइड और सभी एंगल, साइड और एंगल बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी साइड्स, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल विद ईच अदर। रेगुलर पॉलीगॉन की कंडीशन में क्या होता है, सभी साइड्स और सभी एंगल आपस में बराबर होते हैं। जैसे स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है, स्क्वायर में सभी साइड्स बराबर होंगी और सभी एंगल भी बराबर होंगे। बट अगर हम रोम्बस लेते हैं तो रोम्बस एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि उसकी सभी साइड तो बराबर है, लेकिन क्या कहते हैं, एंगल आपस में सभी बराबर हो ये जरूरी नहीं है। तो रेगुलर पॉलीगॉन की कंडीशन में क्या होगा कि सभी साइड्स और सभी एंगल्स उसके आपस में बराबर होने चाहिए। अगर आपस में बराबर नहीं है तो वह रेगुलर पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। ठीक है, दोनों चीजें कंपलसरी होनी चाहिए। ये पूछा जा सकता है, ये नहीं कि सेम साइड्स बराबर हो गई तो हमने रेगुलर पॉलीगॉन लिख दिया। रेगुलर पॉलीगॉन, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ए रेगुलर पॉलीगॉन बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ऑल इंटीरियर एंगल्स 60 डिग्री। अभी एक बात और जान जाइए,
अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो क्या होगा, इंटीरियर एंगल बराबर होंगे तो उसके एक्सटीरियर एंगल ही क्या होंगे, आपस में सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर रेगुलर डेकागॉन हमें ले रखा है, मान लीजिए हमने हेक्सागॉन लिया, रेगुलर हेक्सागॉन का ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, रेगुलर हेक्सागॉन का ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 में हेक्सागॉन में 6 साइड है, डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान पता चल जाएगा, 6 कम 6 6 के 36, यानी 60 डिग्री उसका ईच एक्सटीरियर एंगल आएगा, इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण का मान जो होगा कितना आएगा, 60 अंश के बराबर आएगा। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो रेगुलर हेक्सागॉन की कंडीशन में क्या हुआ, 60 अंश आया। इसी तरह डेकागॉन, नैनागॉन, ऑक्टागॉन, हेप्टागॉन, ठीक है, और सभी का आप क्या कर सकते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये फार्मूला कहां पे प्रयोग किए हैं, सिर्फ रेगुलर की कंडीशन में, जब उसकी साइड्स और एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे तभी हम इस फार्मूले का ईच एक्सटीरियर एंगल का मान निकालेंगे। अगर हम क्या कहते हैं कि साइड्स और एंगल आपस में बराबर नहीं, इरेगुलर है, तो उस कंडीशन में हम इसको नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि इरेगुलर की कंडीशन में क्या होगा, हर एक एंगल का मान अलग अलग आएगा। इसके विपरीत जो होता है, इरेगुलर जो पॉलीगॉन होता है उसके सभी साइड्स और सभी एंगल आपस में बराबर नहीं होते हैं। अब आप खोज लीजिएगा कि सभी साइड्स और सभी एंगल किसमें बराबर नहीं होते हैं। जैसे हमने पैरेललोग्राम लिया, तो पैरेललोग्राम में सभी साइड्स और सभी एंगल आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। अगर हमने रेक्टेंगल लिया है, रेक्टेंगल इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगॉन बिकॉज ईच साइड एंड ईच एंगल इज नॉट इक्वल, ये इसमें भी बराबर नहीं होगा। तो ये बातें हमने बता दी रेगुलर और इरेगुलर की कंडीशन में। रेगुलर में सभी साइड्स और सभी एंगल आपस में बराबर, और इरेगुलर में क्या है, सभी साइड्स और सभी एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक, इस पे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। एक है, अगली चीज है, आपको ट्रापेजियम पे ज्यादा सवाल लगवाते हैं आईसीएसई बोर्ड वाले। ट्रापेजियम जो है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ट्रापेजियम के बारे में जान जाइए। समलंब चतुर्भुज को ट्रापेजियम कहते हैं। ट्रापेजियम की कंडीशन में क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो नॉर्मल ट्रापेजियम, ये एबीसीडी ट्रापेजियम है। ट्रापेजियम क्यों है, क्योंकि इसमें दो साइड्स पैरेलल होगी, एबी पैरेलल सीडी, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, इसलिए ये ट्रापेजियम है। दूसरा क्या है, एक होता है आइसोसेलेस ट्रापेजियम। आइसोसेलेस ट्रापेजियम में क्या होता है, पैरेलल साइड के अलावा जो दो साइड है वो आपस में क्या होंगी, बराबर होती है। ए सी डी, इसमें ए बी पैरेलल सी डी है और ए डी बराबर है बी सी, तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रापेजियम कहलाएगा। आइसोसेलेस ट्रापेजियम की खासियत ये होती है, पैरेलल साइड के अलावा जो शेष दो साइडें हैं वो आपस में क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो ट्रापेजियम की जो कंडीशन आती है, तो ट्रापेजियम की कंडीशन में पहली खासियत ये होती है ट्रापेजियम की कि इसका एक पेयर जो होता है लाइन सेगमेंट का पैरेलल होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, पैरेलल होता है, एक पेयर पैरेलल होता है, मतलब ये वाला पेयर इसके पैरेलल है। और एक चीज और जानिए, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा यहां से मिड पॉइंट को, ये क्या होगी, ये भी क्या होगी, पैरेलल होगी। जो मिड पॉइंट को रेखा मिलाएगी
वह क्या होगी, पैरेलल होगी। ट्रापेजियम की कंडीशन में पहला बात है, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ए नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रापेजियम आर ज्वाइंट टुगेदर देन द ऑब्टेन्ड लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स। जो लाइन सेगमेंट हमको प्राप्त होगा, अगर हम जो मिड पॉइंट हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा दी गई पैरेलल साइड्स के आपस में बराबर होगी। कहने का मतलब जो हमने यहाँ पे एक रेखा खींच दी है, ये जो है वो पैरेलल होगी किसके, ये पैरेलल एडी, पैरेलल डीसी। ईएफ जो है इन सबके पैरेलल होगी। ईएफ साइड जो होगी वह दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। अगर हम क्या कहते हैं, किसी ट्रापेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स के मध्य बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो उनको मिलाने वाली रेखा, उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा, रेखाखंड, वह जो पैरेलल साइड्स है उनके पैरेलल होगा, यानी पहली लाइन के भी पैरेलल होगा और दूसरी लाइन के भी वह पैरेलल कहलाएगा। हाफ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, और दूसरी चीज है वह जो है पैरेलल साइड्स के लेंथ के हाफ के बराबर होगा। मतलब हाफ ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या हो गया, अब कहोगे हाफ ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब हुआ ईएफ जो है ये बराबर होगा 1/2 AB प्लस DC। AB और DC के जोड़ का आधा होगा। देखिए यहां सवाल आपका बनाएगा, जरूर पूछेगा, कहेगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, EF की लंबाई बताओ। तो EF की लंबाई क्या होगी, वह दोनों साइड के जोड़ के आधे के बराबर होगी। ये एकदम ध्यान रखिएगा, हम बता दे रहे हैं इसलिए कि बाद में आप हमको मत कहिएगा कि सर जी सवाल में कहां से आया यहाँ पे। इसलिए अभी ट्रापेजियम आप आराम से समझ जाइए। ट्रापेजियम एक ऐसा फिगर है जिसमें कि दो साइड्स पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं। जैसे कहीं नहर बह रही है तो नहर में से पानी जो बहता है उसका जो बेसिक बेस आता है वो ट्रापेजियम के आकार का आता है। ट्रापेजियम के आकार का आता है। नहर में देखते होंगे, नहर इस तरह से होती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गई रहती है, इसमें पानी ऐसे बहता हुआ चला जाता है आगे की तरफ। तो इसमें क्या होता है, नहर ट्रापेजियम का रूप लेती है। अगर ये पुल बना हुआ है नहर के ऊपर तो इस तरह की नहर की संरचना, बेस को अगर ले ले, सूखी हुई नहर को कभी देखिएगा, नहर माने होता है कैनल। आपने देखा होगा घर गांव में नहर जाती है, नदियां हैं तो नदियों से नहरें निकलती हैं और उस नहर का ही हम प्रयोग करते हैं खेती बाड़ी में पानी देने के लिए। नहर के पानी का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रापेजियम की कंडीशन में हमने बता दिया कि ये जो तीसरी साइड होगी वह क्या होगी, पैरेलल होगी दोनों साइड के, और अगर मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, और वो जो है दोनों शेष भुजाओं के जोड़ के आधे के बराबर होगी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। आइसोसेलेस ट्रापेजियम हमने बताया किसे कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रापेजियम ऐसा ट्रापेजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स आपस में बराबर होती है। आइसोसेलेस ट्रापेजियम इस प्रकार का ट्रापेजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, फिर कह रहा अपोजिट साइड्स, फिर कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रापेजियम आर कांग्रुएंट। जो डायगोनल होते हैं आइसोसेलेस ट्रापेजियम के, डायगोनल कौन से होंगे, यहाँ पे हमने एबीसीडी को जो बनाया है इसमें डायगोनल जो होगा ये होगा, ए से सी को मिला दें और डी को बी से मिला दें। ये डायगोनल्स क्या होंगे, आपस में कांग्रुएंट होंगे। कहने का मतलब दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। जो डायगोनल्स होते हैं आइसोसेलेस ट्रापेजियम के, उनके मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि उनकी लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, इतनी बात ट्रापेजियम में सबको समझ में आ गई।
ट्रापेजियम का कैसे निकालेंगे? अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो हम सब पेरीमीटर में सारी साइड जोड़ देंगे। अगर एरिया निकालना है तो एरिया के लिए ट्रापेजियम का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट करके हम क्या करते हैं, h फॉर हाइट, हाइट करके हम क्या करते हैं, एरिया निकाल देते हैं। किसी भी ट्रापेजियम का अगर एरिया निकालना है तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स का आधा गुणे ऊंचाई कर देंगे तो हमको क्या होगा, इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? और इसका पेरीमीटर निकालना है तो सभी साइड्स को जोड़ देंगे। ट्रापेजियम कई प्रकार के हुए, एक नॉर्मल ट्रापेजियम हुआ, एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम हुआ। आइसोसेलेस ट्रापेजियम किसे कहते हैं? तो आइसोसेलेस ट्रापेजियम हमने बताया कि जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स आपस में बराबर होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रापेजियम कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स आपस में बराबर हो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रापेजियम कहेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में टाइप ऑफ पैरेललोग्राम बहुत से हैं। पैरेललोग्राम माने होता है समानांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम माने समानांतर चतुर्भुज। हमारा जो है समांतर चतुर्भुज। अब पैरेललोग्राम में क्या होगा, जैसे ये पैरेललोग्राम का एक फिगर हम बना रहे हैं, ये पैरेललोग्राम है। इसके बाद अगर हम इस फिगर को देखें, ये भी पैरेललोग्राम है। फिर इस फिगर को अगर हम देखें, ये भी पैरेललोग्राम है। और ये भी पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है। ये क्या है, रोम्बस है। बराबर नहीं होगा तो मान लीजिएगा ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। ये सब ये जो है ये सभी के सभी क्या है, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम में आते हैं। टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम में आने के लिए क्या खासियत है इनकी, ये जो होता है इनका अगर हम देख लें तो ये वाली साइड्स आमने सामने की भुजाएं, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल पैरेललोग्राम में क्या होगा, जो विपरीत भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वह क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी और इक्वल होंगी। मतलब कि उनकी लंबाई भी आपस में बराबर होगी और वो क्या कहते हैं कि संख्या में भी इक्वल संख्या में होंगी। मतलब कि इनको आगे तक बढ़ाने पर, पैरेलल होने के कारण क्या होगा, इनको आगे बढ़ाए तो कितनी भी दूरी तक जाएंगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे कॉपी पे खींची हुई दो रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती हैं। रेलगाड़ी की पटरियां जो है क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसलिए उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर बनी रहती है। कोई भी दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल कही जाती हैं यदि उनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर बराबर है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वह इक्वल है प्रत्येक स्थान पर, एवरी पॉइंट पे क्या है वह बराबर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे। बात को समझ में आ गया होगा आपको कि ये पैरेलल लाइंस किसे कहेंगे,
रोम्बस की कंडीशन में क्या होता है, चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। रोम्बस जो है टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, इसकी आमने सामने एक भुजा समानांतर होती है। कहने का मतलब टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस रखता है। पैरेललोग्राम भी टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन रखता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर भी टू पेयर्स ऑफ पैरेललोग्राम रखते हैं, ये पेयर्स लाइंस रखते हैं। स्क्वायर की भी कंडीशन क्या होती है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और हर एक साइड आपस में बराबर होती है। स्क्वायर जो है टाइप ऑफ रॉम्बस हो सकता है, स्क्वायर को हम रॉम्बस कर सकते हैं, पर हर रॉम्बस को हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखने की, ये पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में कि क्या प्रत्येक स्क्वायर रॉम्बस है, तो प्रत्येक स्क्वायर रॉम्बस है, क्योंकि रॉम्बस की डिफिनीशन को फुलफिल करता है। रॉम्बस की खासियत ये होती है कि रॉम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 अंश के कोण पर दो बराबर भागों में बांटते हैं। स्क्वायर की भी खासियत है कि इसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर बांटते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि रोम्बस के जो डायगोनल है, रोम्बस के डायगोनल की लंबाई देखिए अलग अलग आई है। यहाँ देखिए फिगर में रोम्बस के कंडीशन में ये लेंथ अलग अलग आ रही है, लेकिन स्क्वायर के फिगर में क्या है, दोनों डायगोनल की लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर आएगी। तो स्क्वायर और रोम्बस में मेन डिफरेंस ये हुआ कि दोनों की साइड्स बराबर होती है, लेकिन स्क्वायर हैज ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, बट रोम्बस डज नॉट हैव ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। ये स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, ये भी ध्यान रखिएगा। स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, जबकि रोम्बस क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, इररेगुलर पॉलीगॉन में उसकी गिनती होती है। तो रोम्बस और स्क्वायर में मेन डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि रोम्बस एक क्या कहते हैं कि रेगुलर इररेगुलर पॉलीगॉन है, जबकि स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन की डिफिनीशन हमने आपको बताई कि जिसके ईच एंड एवरी एंगल और साइड्स दोनों आपस में बराबर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं। इनके अपोजिट साइड्स बता दिए हमने, आपको क्लियर कर दिया। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के, चाहे रोम्बस के हो, चाहे स्क्वायर के हो, चाहे रेक्टेंगल के हो, चाहे पैरेललोग्राम के हो, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट ही करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। कन्वर्सली इफ द डायगोनल्स of a quadrilateral bisect each other, then it is the parallelogram। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वह क्या होगा, एक पैरेललोग्राम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और इसी पे आपको बताया गया है, रोम्बस की हमने कंडीशन बता दी। रोम्बस की सभी अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती है। अपोजिट साइड्स के बराबर होने के अलावा इसमें डायगोनल्स होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री के पे काटते हैं और ये भी बाइसेक्ट करते हैं। और रोम्बस का एरिया अगर निकालना होगा, एरिया तो इसके लिए होता है डायगोनल 1 गुणे डायगोनल 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एरिया निकल जाता है। इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, अरे सॉरी, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। ये हाइट h है, ये बेस b है, तो बेस इंटू हाइट करेंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। स्क्वायर का एरिया होता है साइड क्रॉस साइड, साइड क्रॉस साइड, इनकी खासियत आप जानते रहिए। और इसमें रेक्टेंगल में भी क्या होता है, ईच एंड एवरी एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन दो साइडें आपस में बराबर नहीं होती हैं। ये इररेगुलर पॉलीगॉन में आता है, और पॉलीगॉन की कंडीशन में ये पूछ दिया जाएगा, तो आप इसको इररेगुलर पॉलीगॉन के रूप में कहेंगे। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इसके डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, दो बराबर भागों में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जो रेक्टेंगल के डायगोनल है वो भी क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का काम करते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं। रेक्टेंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला एल क्रॉस बी सभी लोग जानते हैं, और इस तरह क्या करते हैं, लगा सकते हैं। सभी 5 टाइप के हमने पढ़े, पांचों टाइप के जो रेक्टिलिनियर फिगर हमने पढ़े हैं, ये
द्विविमीय आकृतियां हैं, कोई भी इसमें त्रिविमीय आकृति नहीं, मतलब कि 3D टाइम फिगर नहीं है, सब 2D फिगर है। 2D फिगर होने के कारण क्या होगा, ये रेक्टिलिनियर आकृतियां कहलाती। क्योंकि ये रेक्टिलिनियर क्यों कही जाती हैं, क्योंकि ये सरल रेखाओं से खींचकर बनाई जाती हैं, सीधी रेखाओं से खींचकर बनाई जाती हैं, इसलिए सरल माने सीधी रेखा। इसमें कोई भी कर्व्ड लाइन नहीं प्रयोग की जाती है। कर्व्ड लाइन प्रयोग की जाती तो रेक्टिलिनियर फिगर नहीं कहलाता। जिसमें कर्व लाइन प्रयोग किया जाएगा वो रेक्टिलिनियर फिगर नहीं कहलाएगा। जब रेक्टिलिनियर फिगर कौन सा कहलाएगा, जिसमें कर्व्ड लाइन प्रयोग न की जाए, सीधे सीधे हो, उसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर फिगर कहेंगे। ठीक है। फिर आपको जो बताना था, एक चीज और है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं, दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में उसको डिवाइड करते हैं। रेक्टिलिनियर फिगर में ये भी आपका दिया है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वह दो इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में बनाते हैं। तो अगर हम मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ABCD, और ये इसका डायगोनल है, दो कांग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ये भुजा इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर है। हम लिख देंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, इन विच AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC। AD जो है BC के पैरेलल है। तो क्या होगा, सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC क्या होगा, AD बराबर BC, ये गिवन है। दूसरी चीज है AB बराबर DC, ये भी गिवन है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये क्या होंगे, आपस में दोनों चीजें गिवन है। इसके बाद क्या है, BD इज इक्वल टू BD, BD का मान BD के मान के बराबर, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड, और कॉमन साइड होने के कारण क्या हो जाएगा, सो भाई SSS कांग्रुएंसी, SSS कांग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD, ये क्वाड्रिलेटरल हमने हल करवाया है आपको, इस कांग्रुएंट ट्रायंगल BDC, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। कांग्रुएंट होने का मतलब हुआ कि डायगोनल क्या कर रहा है, किसी भी पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये बात क्या कहते हैं कि इसमें स्पष्ट की गई है। ये आपको क्या कहते हैं कि आज हमने जो पहला पार्ट बताया है, इसमें इस पूरे चैप्टर का रेक्टिलिनियर फिगर का थीम बताया है, एक कहानी बताई है, जो कि आप जो है इसको देखकर आप सवाल लगाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो दूसरा पार्ट शाम को मैं चालू करूंगा, उसमें आपको इसके सवाल बताए जाएंगे और उसमें सारे सवाल आपको हल करके दिखाए जाएंगे। धन्यवाद।